हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीजीएल एग्जाम 2023 के टीयर 1 का आप देख सकते हैं कि 18 जुलाई के शिफ्ट 4 का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने एक सीरीज चला रखी है जिसमें हम लोग मैथ्स के सॉल्यूशन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर का। और सबसे पहले हम लोगों ने शुरू किया है सीजीएल एग्जाम 2023 का। तो ये 18 जुलाई का शिफ्ट 4, इसका मतलब ये हमारा सेट नंबर 12 होने वाला है। इसके पहले हम लोग सेट 11 कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, ना लगे तो मत करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मैथ्स की तरफ। तो जो मैथ्स का पहला सवाल है आपके सामने आ चुका है, क्वांट एप्टीट्यूड यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं। तो जो पहला सवाल ये है कि ए और बी ने किसी व्यवसाय में 7:5 के अनुपात में धन को निवेश करता है। आप देखो, ए और बी की अगर मैं बात करूं तो 7:5 का रेशियो है। यदि कुल लाभ का 15% दान के लिए जाता है, आपको पता है कि जितना इन्वेस्टमेंट रेशियो होता है वही तुम्हारा प्रॉफिट का रेशियो भी होगा। मतलब ए और बी को 7:5 के रेशियो में क्या मिलेगा? प्रॉफिट। आपने बोला कि ए का जो हिस्सा है वो आपने बोल रखा है कि 5950, तो कुल लाभ कितना है ये दान को ऐड करने के बाद? तो मैं कह सकता हूँ कि 5950 ये 7 के वैल्यू के बराबर है। अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कुल लाभ निकल जाएगा। लेकिन तब तक मुझे ध्यान आया कि नहीं भाई, ये वो लाभ है जो 15% दान देने के बाद है। मतलब इसका वैल्यू सिर्फ 85 है, मुझे निकालना है 100 की वैल्यू। आई बात समझ? आओ जरा चेक कर लेते हैं। 7 से कटेगा 7 अटे 56, 7 बचे 35 और ये 0। फिर ये 85 से कट जाएगा 10 बार में, यानी 12000। ये तुम्हारा क्या है? कुल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी, राइट? तो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। सो लेट मी मूव अहेड। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है कि सुधीन ने 4 घंटे के लिए 8.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल चलाई, फिर ऑटो लिया। इस स्पीड इतने घंटे के लिए 1.5 आवर के लिए 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा की, और फिर वाई घंटे के लिए आपने इतना। ठीक है, तो यदि पूरी यात्रा में सुदिन की जो औसत चाल है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, तो वाई का मान आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, आप बताओ, आपको एवरेज का सवाल है ये। सिंपल मैं कह सकता हूँ कि 4 घंटों के लिए 8.5 किलोमीटर पर आवर। फिर आपने बोला कि 1.5 आवर के लिए 20 किलोमीटर पर आवर। बीच में वाई था, वाई को वाई लेते हैं। वाई घंटे के लिए 4 किलोमीटर पर आवर। अगर हम सबको जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे 5.5 प्लस वाई घंटे के लिए जो एवरेज आया था वो 10 आया था। क्या आप मल्टीप्लाई करके नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप देखो, 55 गुना 10 करेंगे, सॉरी 5.5 गुना 10 यानी कि 55 प्लस 10y इज इक्वल टू आप चेक करो इधर, 8.5 गुना 4 कितना हो जाएगा? 34। 20 गुना 1.5 यानी कि 30, और ये 4 इंटू वाई। इस y को भेजो उस साइड तो बन जाएगा 6 इंटू वाई इज इक्वल टू ये बनेगा 64। और 64 में से अगर 55 को कम करेंगे तो बन जाएगा 9, यानी जो y की वैल्यू आ गई ये 1.5। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो y घंटे के मान पूछ रहा था, मतलब कि 1.5 घंटे के लिए उसने 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है चला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका भी आंसर होगा। ये बढ़िया सवाल था, एवरेज से आपने आसानी से निकाल लिया इसको। आगे बढ़ते, आपने बोला कि tan a माइनस बी का फॉर्मूला दे रखा है और इस माध्यम से आपको tan 15 का मान निकालना है। तो ऐसे हम लोगों ने कितनी बार निकाला होगा? आप क्या कर लो, tan 45 माइनस 30 जैसे किया हमने, तो tan a माइनस tan b। तो tan 45 का मतलब होता है 1, tan 30 1/√3। फिर से कर लो 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। मैं कह सकता हूँ कि ये 1 माइनस 1/√3 है और ये 1 प्लस 1/√3 है। आगे बढ़ते हैं, इसको देखेंगे तो ये बन जाएगा √3 माइनस 1 और नीचे √3 बचेगा, और √3 प्लस 1 तो √3 कट जाएगा, सिर्फ ये बचने वाला है। अगर इस तरीके का आंसर नहीं है तो क्या करोगे? रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज करना आपको पहले से आता है। √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है,
दिस इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। साइन चेंज कर दो आप, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि बन जाएगा √3 - 1 का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2 बनने वाला है। 3 एक 4 माइनस 2√3 बाई 2, यानी 2 से अगर काटोगे तो 2 बचेगा, 2 खत्म हो जाएगा। यानी जो आंसर आने वाला है दोस्त, वो आने वाला है 2 माइनस √3। तो ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, आसान सवाल था, लेकिन हम लोगों ने किया। आगे बढ़ते हैं। रेस्तरां है 4 महीनों के दौरान उपयोग की जाने वाली विभिन्न खाद्य पदार्थों की मात्रा दे रखी है। एक साथ सभी 4 महीनों के दौरान उपयोग किए गए खाद्य पदार्थ सी की औसत, सी की दर है ये वाला, औसत निकाल लो, सबको जोड़ के 4 से डिवाइड कर लो। तो आओ जोड़ते हैं जरा। 28, 28, 29, तो 28 तिया 84 और 1 85 और 30, 115, 116, यानी कि 1160 हो गया, प्लस ये 5 और ये 5 10, यानी 1170 हो गया, आउट ऑफ 4, आउट ऑफ 4। अगर ये 1200 होता तो मैं कहता कि कितना आता, 300, लेकिन चूंकि ये 30 कम है तो 30 का 4 से डिवाइड करेंगे, मतलब 7.5 कम होगा, मतलब कि 292.5 इसका एवरेज होना चाहिए। आओ जरा देखते हैं कि मैंने सही किया या गलत। बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते। आसान सवाल था वो। साधारण ब्याज पर एक राशि 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, मतलब 100% की बढ़ोतरी होती है 8 ईयर में। तो एक साल में कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 12.5%। और इसी को तो हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। बताओ बताओ, कहते हैं ना, एक साल का इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। तो समान ब्याज दर पर 25,000 रुपए की राशि आपसे पूछा कि कितने वर्षों में 1 लाख रुपए हो जाएगी, मतलब आपके अनुसार एसआई की वैल्यू 1 लाख माइनस 25 यानी कि 75,000 हो जाएगी। आपने बोला कि किसी मूलधन का 3 गुना इसका ब्याज हो जाए। जब 100% ब्याज था तो उसके लिए 8 साल लग रही थी, तो अगर 300% ब्याज हो जाए तो 8 गुना 3 यानी कि 24 ईयर इस सवाल का आंसर होगा। बेस्ट मेथड। आगे बढ़ते हैं, कोई फार्मूला नहीं। आप देखो ये सवाल क्या कहता है, ठीक है। ये सवाल कहता है दोस्त कि पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, तो आपको पी स्क्वायर ये फार्मूला आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो ये बन जाएगा पी क्यू प्लस क्यू क्यू और नीचे आ जाएगा पी इंटू क्यू। आप एक बात देखो, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं पी और क्यू को, तो ये इससे कट जाएगा और ये वाला इससे कट जाएगा, कट जाएगा ना। बस बता रहा हूँ, मतलब कटने के बाद जो वैल्यू आएगा पी क्यू का वैल्यू 1 आएगा। तो इसको लिखो चाहे मत लिखो, बात तो सेम, मतलब आपको जो सिंपल आंसर निकालना है वो पी क्यू प्लस क्यू क्यू का निकालना है। इसका फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, पी प्लस क्यू, राइट, इनटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू। तो पी क्यू का वैल्यू तो 1 ही है, मतलब मुझे मालूम है, मुझे सिर्फ पी प्लस क्यू निकालना है और पी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 1 निकालना है। अगर आपने ये फाइंड कर लिया आपका आंसर मिल जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं ताकि थोड़ा छोटा वैल्यू मिले। पी की वैल्यू कितनी आएगी आप मुझे बताओ। रेशनलाइज किया तो √2 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा और √2 - 1 √2 + 1 नीचे हमारा 1 बनेगा, मतलब √2 + 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये हमारा पी का वैल्यू है, मतलब पी की वैल्यू कितनी आने वाली है, 2 1 3 प्लस 2 √2। ये हमारा पी का वैल्यू है। ठीक वैसे ही क्यू का वैल्यू आएगा 3 - 2 √2। तो अगर हम पी प्लस क्यू निकालेंगे तो 2 √2 प्लस में और माइनस में कट जाएगा, इन 3 + 3 यानी कि 6 बन जाएगा। यानी पी प्लस क्यू का वैल्यू मुझे 6 मिल चुका है, 6 मिल चुका है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस फार्मूला को यहाँ पे लिखूं तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने 6 देखा तो 6 का मल्टीपल यहाँ पे चेक कर लो, सिर्फ एक ही आपको दिखेगा, उस तरह से आप आंसर टिक लगा सकते हो। बट हमने सॉल्व करना है ना, फटाफट सॉल्यूशन दिखा करके 20 मिनट में खत्म करें, ये सब करना नहीं है, सवालों को सीखना है। तो ये हमने क्या करा, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू पी क्यू। ठीक है, इसका वैल्यू मुझे मालूम है 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और 2 इंटू पी क्यू मतलब 2 इंटू 1 मतलब 2 बन जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 34। आप यहाँ रख दो 34 माइनस 1, यानी 6 इंटू 33 कितनी हो जाएगी, 6 3 18, 6 3 18
मतलब 198 इस सवाल का आंसर है। बढ़िया सवाल था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलजेब्रा का सवाल, बढ़िया सवाल। आपने बोला कि RST किसी काम को 4 दिन, 6 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं, ये टाइम है। तो एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा होगा? ये सवाल हम लोगों ने कितनी बार कर रखा है। तो क्या मैं इनका एलसीएम 36 ले सकता हूँ? एफिशिएंसी हो जाएगी 9, 6 और 2। तो 9, 6, 15 और 2 17। अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आने वाला है 2.12। ठीक है, आंसर जो है नंबर बी इस सवाल का आंसर होगा। 2.12 डेज में क्या होगा, ये सवाल खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये फिर से दे रहा है कि 2 वर्षों का निरूपण दे रखा है, रेनफॉल दे रखा है। रेनफॉल के बारे में कह रहा है कौन सा महीना में वर्षा में सर्वाधिक प्रतिशत परिवर्तन दर्शाता है। अच्छा, आपको चेक करना है कि ये 2020 से 21 की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा महीना है जिस महीने में सबसे अधिक परिवर्तन हुआ है, सबसे अधिक चेंजेस हुए हैं, मतलब आप डिफरेंस देख लो दोनों का कितना है। तो अकॉर्डिंग टू ग्राफ आप देख सकते हैं कि जिसकी लंबी डंडी में डिफरेंस होगा उसी का आंसर होना चाहिए। तो देख के लगता है कि ये तो नहीं हो सकता। या फिर आप थोड़ा चेक भी कर सकते हैं। देखो 40 और 30 का मतलब ये 35 से कितना हो गया, 55। तो ऑलमोस्ट कितना, मतलब 20 का बढ़ोतरी हुआ। तो 20 जो है लगभग कितने परसेंट के आसपास है बताओ। अगर मैं 20 को निकालूं कितना डिफरेंस हुआ, 20 आउट ऑफ 35 इंटू 100, तो ये 4 और ये 7, यानी कि 400/7, यानी कि 7 पच्चे 35, 5 जीरो 7 सत्ते 49, लगभग 57% के आसपास, थोड़ा प्लस, थोड़ा ज़्यादा। अगर मैं मार्च की बात करूं तो यहाँ पे बचेगा 25 और ये हो जाएगा 45। तो आप बताओ, यहाँ भी 20 है, लेकिन अगर बेस कम है तो ऑफकोर्स इसकी वैल्यू मार्च जनवरी से ज़्यादा आने वाली है। आप बताओ 25 चौका 100, यानी कि ये 80% आप देखोगे चेंज हुआ है। ठीक वैसे आप इसको निकालोगे तो ये 45 से बच गया, बढ़ के कितना हो गया 75। ऑफकोर्स ये 30 है, बट इसका बेस वैल्यू 45 होने की वजह से इसका उतना वैल्यू नहीं हो पाएगा। 2 और ये 3, 66.6% के आसपास। अभी तक मार्च ही आगे निकल रहा है। ठीक वैसे ही करके आप इसको निकालेंगे तो देख के ऐसा लगता है कि मार्च ही विनर होने वाला है। आगे चलते हैं, देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑफकोर्स मार्च ही है, तो मार्च इस सवाल का आंसर होगा। बाकी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट करने की फायदा कोई बात नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करना है। इस तरह के सवालों को हम हमेशा कहते हैं कि थोड़ा ध्यान से करना होता है, क्योंकि क्वेश्चन आसान होता है लेकिन गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। पहले ऑफ किया हमने तो 2 से कट जाएगा 9 बार में, 9 डिवाइड हो गया अगर, तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 6। और छोटी ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, ये वाली ब्रैकेट आपको दिख रही है, माइनस। ठीक वैसे ही पहले हमने ऑफ का काम किया, ऑफ का अगर काम किया तो ये पूरा वैल्यू उठ करके नीचे आ जाएगा, 16 16 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 8, बचेगा वो 8। और ये 8 को अगर हम प्लस करें 20 में तो कितना हो जाएगा 28। और ये मिडिल ब्रैकेट आपका यहाँ दिख रहा है, माइनस। अगर मैं 12 को 3 से डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा 4, और ये बचेगा 5। तो 5 + 4 यानी कि 9 यहाँ पे लगा सकते हैं। अब यहाँ ब्रैकेट बंद हो रहा है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, क्या इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? तो 28 में 6 कम करेंगे 22, और माइनस लगा है 22, तो 9 - 22 यानी कि -13 इज द रिक्वायर्ड आंसर। जो भी आपको चाहिए आंसर वो -13 है। ठीक है, आसान था। आगे बढ़ते, यदि किसी वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दे रखा है, यानी πr² इंटू θ/360 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1848। ठीक है, तो आपसे क्या बोला, तो आपसे बोलता है कि केंद्रीय कोण अगर 270 है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। बिल्कुल निकालेंगे हम लोग। तो 22/7, आपको रेडियस फाइंड करना है। थीटा की वैल्यू 270/360 मतलब 3/4 आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, 1848। आओ जरा काट छाट करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, पहले इसको काटते हैं 2, ये कट जाएगा 11 टाइम्स। 11 सी वाला कटना ही चाहिए। 11 1 जा 7 4, 11 6 जा 11 8 जा, राइट। अगर हम इसको 3 से काटे तो कटना चाहिए 3 पचे 15, 3 चौक 18, यानी कि r² की जो वैल्यू है वो 7 × 2 14 इंटू 56, यानी r की वैल्यू
14 यहाँ से निकालो, 14 यहाँ से निकालो, फिर भी 4 यहाँ बचा हुआ, मतलब 2 और निकाल लो। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28 मीटर। और ये तुम्हारे सवाल का आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े, आते हैं अगला सवाल की तरफ चलते हैं। सुरेश और अनिल के बारे में कहता है कि एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो कंप्यूटर पर सुरेश को 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे लगते हैं। ठीक है, बढ़िया सवाल दिखने में लगता है। तो आपको पता है कि इसका क्या होता है? M1D1H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2 H2 अपॉन W2। अगर आपको नहीं मालूम तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, हालांकि मुझे पता है कि आपको पता है। ठीक है, तो आइए करते हैं जरा। हमने क्या किया, अगर सुरेश को 40 टाइप करना, 40 नीचे, तो उसे 5 घंटे लगते हैं। ये एस फॉर सुरेश है। तो अनिल को 32 पेज टाइप करने में सिर्फ 6 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो आप इन दोनों का पहले एफिशिएंसी निकालो। तो आप देखोगे 8 चौका 32, 8 पंजे 40, 5 से 5 खत्म, ये 2 बार में और ये 3 बार में, यानी 2s इज इक्वल टू 3a। यानी एस और ए का जो रेशियो है वो 3:2 है। क्लियर है? हमको इफिशियंसी का रेशियो मालूम चल गया। ठीक है, अब कहता है कि यदि वे 2 अलग-अलग कंप्यूटरों पर काम करते हैं तो उन्हें 110 पेज का एक असाइनमेंट का टाइप करने में कितना समय लगेगा? तो किसी एक को आप इक्वेट कर लो। एस के बदले हमने क्या लिया? 3। तो 3 इंटू 5 बाई 40। अब जो नेक्स्ट तुम्हारा काम है वो ये कह रहा है कि दोनों मिलकर, यानी 3 2 5 कर लो, और कितना टाइम लगेगा बाई 110 पेज करने में। क्लियर है? तो आप बताओ, ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ये 5 से 5 खत्म हो जाएगा। तो अगर मैं और बातें करूं तो देखो जरा टी की वैल्यू कितनी आने वाली है। टी की वैल्यू आने वाली है 11 गुना 3, 33/4। यानी 33/4 का मतलब क्या होता है कि 8 इंटीजर 1/4 आर। ठीक है, तो 8 इंटीजर का मतलब हो गया 8 कंप्लीट घंटा, और 1/4 घंटा का मतलब 15 मिनट। और ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक दुकानदार जो है 100 रुपए में कोल्ड ड्रिंक की एक छोटी बोतलें खरीदता है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे ऐसी एक बोतल को कितने में सेल करना चाहिए? 100 में खरीदा, उसको 20% लाभ चाहिए, मतलब 120 में सेल करना चाहते हैं 6 बोतलों को, यानी एक को सेल करेगा 20 में। इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द शिफ्ट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित व्यंजक को हल करना है। फिर से वही सवाल, बोर्डमास। बोर्डमास से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक आपका दिमाग खराब कर देगी, आपका 2 नंबर खराब कर देगी। हालांकि अब तो सवाल 2 नंबर के नहीं होते। ठीक है, हालांकि ये प्रीलिम्स का सवाल है, 2 नंबर का ही है। मैं मेंस का मेरे दिमाग में चल रहा था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, पहले क्या हम भाग की काम करते हैं बिल्कुल आसानी से। तो 5 एकम 5 और 2, 7/5, यानी 5 जाएगा ऊपर, 7 आएगा नीचे, मतलब 5 से 5 हमने काट दिया। इसकी वैल्यू आएगी 1/7 माइनस 2/7। ठीक है, घबराना नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसको ले आते हैं। अगर हम इंटीजर को जोड़ रहे हैं तो 2 + 2 मतलब 4 इंटीजर, और ये 3/10 और 5/10, 3/10 और 3/5। हम एक काम करते हैं, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 10 और 10 हो गया, यानी 6 और 3 9, 9/10, यानी कि 4 इंटीजर 9/10। क्या मैं सही हूं? ठीक है, लेकिन यहां पे ऑफ लगा हुआ है। ठीक है, 3/7, और यहाँ पे डिवीजन है 7/10। ठीक है, आगे आते हैं। थोड़ा डरते हैं सवाल से, डरना जरूरी है कभी कभी। ठीक है, पहले हम लोग भाग का काम करेंगे। भाग का काम करने के लिए 4 गुना 10, 40, और 9 49, यानी ये 4 इंटीजर ऊपर चला जाएगा, मतलब 49 बन जाएगा। अगर मैं इस इंटीजर को हटा दूं तो ये ऊपर बन जाएगा 49। अब ये ऑफ वाला पहले काम कर लो, 7 से कट जाएगा 7 बार में, और 3 से कटने वाला तो बिल्कुल नहीं है, यानी ये भाग जो है 21/10 है। तो मल्टीप्लाई बन जाएगा 10/21 प्लस 1/7 माइनस 2/7। 10 से 10 खत्म, 7 से 3 बार में खत्म, यानी कि 1/3, और ये माइनस बच जाएगा 1/7।
एम आई राइट? क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सही हूँ। ये 21 आ जाएगा नीचे। 3 सत्ते 21, 4 तिया 21, यानी कि 4/21 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बहुत बढ़िया सवाल। ठीक है, मेथड से करेंगे, आसानी से आंसर आने वाला है। 120 का सटीक मान, तो कॉस का हम लिख सकते हैं 90 + 30 डिग्री, यानी कॉस 90 + 30 कन्वर्ट होगा साइन 30 में। आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू होती है नेगेटिव, साइन 30 1/2 माइनस के साथ, यानी माइनस ऑफ 0.5 इज द रिक्वायर्ड आंसर। सटीक मान आपने निकाल दिया। ठीक है, सटीक मान पूछ रहा है, इस तरह का सवाल सीजीएल डिजर्व नहीं करता। ठीक है, पता नहीं क्वेश्चन सेट करने वाले कहाँ से आते हैं। आप देखो, मीनू की आयु दे रखी है 38 वर्ष, उसकी पुत्री की आयु 8 वर्ष है। कितने वर्षों में मीनू जो अपनी पुत्री की आयु की दोगुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में, मतलब मान लिया कि वो एक्स ईयर्स के बाद जब दोगुना करेंगे, तो ये 38 भी तो कुछ एक्स जुड़ जाएगा। 8 साल के बाद, सॉरी 8 ईयर्स पुत्री की है, कुछ साल हमने मान लिया, कुछ साल के बाद यानी कि 8 + x, तो उसमें 38 प्लस भी x हो जाएगा, लेकिन ये वाला वैल्यू इसका दोगुना होना पड़ेगा। तो आप बताओ 38 + x इज इक्वल टू 8 दूना 16 + 2x, नहीं x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, माइनस कर दो, 22। यानी 22 सालों के बाद क्या होगा, मीनू की आयु इसकी पुत्री की आयु का डबल होगा। आप चाहो तो चेक कर लो, 22 + 8 कितना होता है 30, और 38 + 22 कितना होता है 60। क्या ये इसका डबल है? बिल्कुल 2x है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि a + b + c की वैल्यू दे रखी है, तो आपको इसका मान निकालना है। ठीक है, ये बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको पता है कि आप चाहो तो फार्मूला से भी निकाल सकते हो, लेकिन मुझे एक बात बतानी है आपको, कि अगर आप देखो तो ये 1 2 3 जोड़ने पे कितना आ जाएगा 6, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 9 4 13 1 14। ये बड़ा ही बेसिक था, मुझे फटाफट दिख गया कि ए बी और सी में एक की वैल्यू 1 होगी, दूसरे की वैल्यू 2 होगी और तीसरे की वैल्यू 3 होगी। अगर जब भी आप a माइनस बी करेंगे तो -1 1 का डिफरेंस 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर यहाँ 1 का डिफरेंस 1 का स्क्वायर 1 होगा। लेकिन जब c और a की बात करेंगे, उस कंडीशन में 2 का डिफरेंस होगा, और 2 का डिफरेंस 4 होता है, तो 4 + 1 यानी कि 6 इस सवाल का आंसर है। आप चाहो तो फार्मूले से निकाल लो, मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया, मैंने फटाफट आपको सॉल्व करके दिखा दिया। आगे बढ़ते, समान त्रिज्या वाले एक शंकु और एक बेलन की बात करता है। ठीक है, उन दोनों का आयतन समान है। अगर रेडियस भी, आपने बोला कि रेडियस भी इक्वल है, रेडियस रेडियस भी इक्वल है, और बोला आपने कि वॉल्यूम भी इक्वल है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है। क्या आपको नहीं पता? जो बेलन होता है वो शंकु से 3 गुना ज्यादा होता है। आपने वॉल्यूम को इक्वल कर दिया, आपने रेडियस को इक्वल कर दिया, तो हाइट जो है ऑफकोर्स 3:1 तो होना ही पड़ेगा। अगर आपको नहीं लगता कि जो मेरा बोलना गलत है, तो आप लगा लो फॉर्मूले। 1/3 πr²h ये शंकु का होता है, और ये πr²h किसका होता है? बेलन का होता है। हम यहाँ पे h1 और h2 करने वाले हैं, क्योंकि रेडियस तो सेम है, तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन ये जो वैल्यू होगी 1 बाई, यानी h1/3h2। ठीक है, होगा कि नहीं होगा बताओ? अगर वॉल्यूम भी सेम है तो मैं कह सकता हूँ कि 1:1 के बराबर है, यानी h1/h2 निकालने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यानी 3:1 बनेगा, और ये तुम्हारे सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़े, एक पुलिसकर्मी एक चोर को 210 मीटर की दूरी पे दिखाई देता है। ये तुम्हारा चोर है, इधर चोर और इधर पुलिस है, 210 मीटर का डिस्टेंस है। तो आपने क्या बोला कि पुलिसकर्मी पीछा करना आरंभ करता है, तो चोर भागने लगता है 25 किलोमीटर पर आवर, 32 किलोमीटर पर आवर। तो पकड़े जाने से पहले कितनी दूर चला होगा? हर शिफ्ट में ऐसा एक क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, तो आप देखोगे टाइम टू कैच 210 मीटर अपॉन रिलेटिव स्पीड निकालोगे, तो आप बोलोगे 7 किलोमीटर पर आवर। तो क्यों ना हम 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दें। मीटर से मीटर खत्म। ठीक है, आप देखोगे 7 से 3 बार में कट जाएगा, और ये 5 30 कट जाएगा 6 बार में, यानी 6 × 18 सेकेंड,
ये क्या है, टाइम टू कैच है, मतलब इतने सेकंड में चोर जो है पकड़ा जाएगा। लेकिन इसके पहले आप बताओ, पकड़े जाने के पहले चोर कहीं डिस्टेंस यहाँ कुछ दूरी पे जाके भागा होगा, और यहाँ अगर पकड़ा जाता है दोनों, ठीक है, तो इसके बीच जो चोर भी भागा है कितना सेकंड, 6 × 18 सेकंड। चोर का डिस्टेंस कवर्ड कितना है बताओ, पकड़े जाने के पहले का डिस्टेंस 6 × 18 सेकंड, और इंटू इसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ फिर से 5 पर 18 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कट जाएगा, यानी 25 × 25 125 गुना 6, यानी कि 750 मीटर और भाग चुका होगा पुलिस से आगे, पकड़े जाने से पहले। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एक पुरुष एक महिला मिलकर एक कार्य को एक पुरुष और एक महिला मिलकर एक कार्य को एक महिला और एक लड़के द्वारा मिलकर लिए गए समय से आधे समय में पूरे कर लेते हैं। अच्छा, इस सवाल को देख के मुझे एक बात समझ आती है कि बताओ, एक महिला इधर भी है और एक महिला इधर भी है, यानी आधा समय में अगर पूरा होता है, इसका मतलब वो डिफरेंस कहाँ से पैदा होता है, लड़का और पुरुष के होने से। मतलब मैं आसान भाषा में आपसे कह सकता हूँ कि मेल और बॉय, मैं महिला को थोड़ा देर इग्नोर कर रहा हूँ, मेल और बॉय, मैं सिंपल आसान भाषा में कह सकता हूँ कि एक पुरुष एक लड़के द्वारा किए गए काम के आधे समय में काम को पूरा कर सकता है। तो अगर टाइम मेल का 1:2 है, तो क्या इफिशियंसी मेल और बॉय का 2:1 होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, लड़का अकेले इस कार्य को 20 दिन में कर सकता है, लड़का अकेले इस कार्य को 20 दिन में कर सकता है। तो अगर टोटल वर्क की बात करूं, तो आप बताओ, इफिशियंसी 1 और 20 दिन काम किया, मैं टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 20 दिन में कर सकता है। तो बॉय अगर 20 दिन में किया तो मेन उसका आधा समय लेगा, यानी मेन उस काम को 10 दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो आपसे पूछा कि और महिलाएं, एक लड़का अकेले इस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और 2 महिलाएं मिलकर इसे 30 दिन में पूरा कर सकती है। जब 2 महिलाएं मिलेंगी 30 दिन लगेगा, तो एक महिला कितने दिन में करेगी, उसका डबल टाइम यानी कि 60 डेज में करेगी। तो सवाल ये है कि 4 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हम लोग पहले भी निकाल सकते थे कि एक आदमी को लग रहा है अगर 10 दिन, तो अगर 4 लोग मिल जाएंगे तो 10/4 यानी कि 2.5 डेज होना चाहिए, 2.5 दिन में खत्म कर देंगे। लेकिन ऑप्शन दे रखा है 2.14। हालांकि हमने ऐसा कोई आंसर देखा नहीं आज तक कि 2.14 डेज लिखा हुआ है, 2.5 भी ऑप्शन में है, बट ये आंसर करेक्ट नहीं बता रहा है। तो मुझे लगता है कि कुछ तो मिसप्रिंट है, या फिर कुछ सवाल एसएससी द्वारा गलत भी होते हैं। तो मुझे लगता है कुछ तो मिस्टेक हुआ है, और अगर मिस्टेक नहीं हुआ तो मुझसे कोई मिस्टेक हो गई होगी, आप एक बार चेक कर लेना, आप कमेंट कर देना कुछ गलती हुआ होगा तो। मेरे हिसाब से 2.5 डेज इज द आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बोलता है कि दी गई आकृति को ध्यान से देखिए, ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो आप मुझे बताओ कि ए और बी के बीच की दूरी का नाम क्या हो सकता है, ये क्या है? ये डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स है, केंद्रों के बीच की दूरी है कि नहीं है? बिल्कुल है। ये अनुस्पर्श रेखा है कि नहीं है? बिल्कुल है। इसका फॉर्मूला क्या होता है अनुस्पर्श रेखा का? अंडर रूट केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर, मान लिया हमने इसको x। ठीक है, केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? यानी अगर मैं स्क्वायर रूट को हटाऊंगा तो ये 144 बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होने वाली है 144 प्लस 25, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 169, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है कि 144 चतुर्थानुपाती ज्ञात करना। मुझे फॉर्मूला याद नहीं होता, मैं क्या करता हूँ, चतुर्थानुपाती ज्ञात करना, मैंने यहाँ पे x लगा दिया, 144/192 इज इक्वल टू 216/x। ठीक है, आप देखोगे तो ये 48 से 3 बार में, ये 48 से 4 बार में,
ये 3 से कटने वाला है, 3 सत्ते 21, 3 दूना 6। एक्स की वैल्यू 72 गुना 4, 7 चौका 28, तो चौका 8 यानी कि 288 इज द रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज चतुर्थानुपाती, दैट इज कॉल्ड फोर्थ प्रोपोर्शन। क्या मतलब होता है इसका? फोर्थ प्रोपोर्शन कौन सा होगा? तो इस सवाल के लिए 288 इज द आंसर। ठीक है। ट्रायंगल एबीसी में ए की वैल्यू दे रखी है 90। आओ जरा एक बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, और ये हो जाएगा 90 डिग्री अगर ये ए बी और सी है। ठीक है। तो आपसे बोला कि AC की वैल्यू 5, वेर इज AC, दिस इज 5, और BC की वैल्यू 9, मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। फिर PQR की बात करता है अगर, तो आओ जरा PQR बनाते हैं फिर से एक ट्रायंगल, और PQR में बोलता है कि एंगल P की वैल्यू कितनी है? 90। यहाँ पे हम P लिखते हैं, और यहाँ हम Q लिखते हैं, यहाँ पे R लिखते हैं। तो आपसे बोला कि PR की वैल्यू 3 होगी, मतलब इसकी वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, और QR की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है। तो आपसे बोला निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो बिल्कुल हम आरएचएस को हम आरएचएस से मैच कर लेते हैं ना, एक राइट एंगल, एक हाइपोटेनस, और एक कोई भी एक साइड। तो हम क्या करते हैं, राइट एंगल ए पे है और पी पे है, तो ए के सामने पी होना चाहिए, ए के सामने पी होना चाहिए, सब में है, एलिमिनेट करना मुश्किल है। लेकिन बी के सामने हमको क्यू मिलना चाहिए। ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ बी के सामने मुझे क्यू यहाँ मिल रहा है, बी के सामने यहाँ पे क्यू मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, सब मिल रहा है। ठीक है। कौन सा विकल्प सही है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये सर्वांशम होता तो पूरा का पूरा ट्रायंगल क्या होता? इक्वल होता, साइड भी इक्वल। लेकिन यहाँ पे साइड तो इक्वल नहीं है। सिमिलर में क्या होता है कि दो ट्रायंगल एक जैसे होते हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है कि दो ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसे होते हैं, वो ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को। आप बताओ ओवरलैप कर पाएगा क्या? ये साइड डिफरेंट है, ये साइड डिफरेंट है, मतलब ये सर्वांशम तो नहीं है। तो सर्वांशम का साइन एक यहाँ दे रखा है और एक यहाँ दे रखा है, बाकी दोनों सर्वांशम का साइन तो है ही नहीं, तो इन दोनों को आप पहले से हटा दो। अब ये कह रहा है कि सर्वांशम है, तो सर्वांशम होने से साइड इक्वल तो होना चाहिए, यानी कि ये सर्वांशम तो नहीं है। ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1। बहुत बढ़िया सवाल है ये। पहले हम भी कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन अब देख के लग रहा है कि सवाल बढ़िया सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन 5 घंटे में 700 किलोमीटर और 11 घंटे में 1012 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो ट्रेन की औसत चाल 2AB अपॉन A प्लस बी, यही होता है ना? मैं फार्मूला भूल रहा हूँ। ठीक है, मैं फार्मूला भूल रहा हूँ, या फिर अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ठीक है। डिस्टेंस कितना कवर हुआ है? 1012 और प्लस 700, यानी कि 1712। डिस्टेंस निकालने के लिए हमने ये अप्लाई कर दिया, और फिर अगर इसके बाद क्या निकालना है आपको? टोटल टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम भी तो मालूम है आपको, 5 घंटे और 11 घंटे, यानी कि 16 घंटे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल, फिर तो यही सही है तरीका मेरा। इस तरीके से मेरा आंसर नहीं आ रहा है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस हमारा 1712 है और टाइम लग रहा है 16। आखिर इस तरीके से आंसर क्यों नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये तो पहले 107 की तरफ 29 दे रखा है। तो मैं जरा एक काम करता हूँ, मैं पहले चेक कर लेता हूँ, आप बताना। अच्छा, ये औसत चाल पूछ रहा है मीटर पर सेकंड में। अच्छा, सॉरी सॉरी, ठीक है। ये तो आंसर आने वाला है किलोमीटर पर आवर में, बाद में हम चेंज कर देंगे 5/18 करके। तो कितना होगा बताओ? 16 से मल्टीप्लाई करोगे, से डिवाइड करोगे तो 1, फिर ये 1 1 यानी कि 0, 112 कितना होता है 8 बार में? 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो अगर हम 108 किलोमीटर पर आवर को 5/18 में चेंज करेंगे, तो 18 छक 108, यानी कि 5 छक 30 मीटर पर सेकेंड।
ये 29, 13, 18 दे रखा है, तो ये उसके करीब तो जा रहा है, बट एक्यूरेट आंसर नहीं मिल रहा है। ठीक है, मेरे हिसाब से 30 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है दोस्त। ठीक है, ऑप्शन में कुछ तो गड़बड़ी दिख रही है मुझे। आप बताना कि मैं गलत किया हूँ या फिर सही किया हूँ। मेरे हिसाब से 30 मीटर पर सेकंड इज द आंसर, क्योंकि ये पूरा पूरा कट गया। अगर नहीं कटता तो आंसर जो है इंटीजर में आता। 16, मैं चेक कर लेता हूँ। 16, एक बच गया तो 1 1 11, फिर ये 12, तो 16 अट्ठे कितना होता है? मैं ऐसे कर लेता हूँ, 16 गुना 8 कितना होता है भाई? 8 छः 48, 4 8 4। अरे यार, मैं तो मिस्टेक कर रखा हूँ। ये 7 बार में होता है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो पहाड़ा भूल गया भाई। मुझे माफ करना दोस्तों। ठीक है, मुझे माफ करना। ठीक है, यानी ये जो वैल्यू होने वाली है वो 107 किलोमीटर पर आवर है। और 107 किलोमीटर को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में चेंज करता हूँ, तो ये बन जाएगा 535/18। अब ये तुम करोगे तो 29 टाइम 13/18 आने वाला है। बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, मैंने मिस्टेक किया था, मैंने मान लिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। मैंने पहाड़ा पढ़ने में थोड़ी गलती कर दी थी। उम्मीद करते हैं कि आप मुझे माफ कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है, एक पुस्तक पर जो अंकित मूल्य है वो 1000 है। ठीक है, और आपको 12% और 8% दो क्रमिक छूट मिलते हैं। जैसे आपने 12% डिस्काउंट दिया तो इसमें से 120 रुपया कम हो जाएगा, मतलब ये सामान 880 का मिलेगा। लेकिन आपने बोला कि सिर्फ 12% से काम नहीं चलेगा, 8% और। तो निकटतम पूर्णांक पूर्णांकित करें 8% और, तो 1% का वैल्यू 8.8 है, नहीं है? तो 8% से मल्टीप्लाई, 8 अट्ठे 64 प्लस 8 अट्ठे 64 यानी 6.4, 70.4। अगर हम माइनस करेंगे 70.4 तो लगभग जो है 809.6 आने वाला है। जैसे 6 होता है तो अगले वाले में एक जुड़ जाता है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 810 इसका निकटतम पूर्णांक आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। आगे बढ़े। इस व्यंजक का मान क्या होगा आपको बताना है। तो 4/3 इंटू टेन स्क्वायर 45 मतलब हो जाएगा 1, प्लस 3 इंटू कॉस 30√3/2 यानी कि 3/4, माइनस हो गया 2, कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी मैं कह सकता हूँ कि ये बनने वाला है 4/3, माइनस 3/4 इंटू कॉट 60 होता है 1/√3। एम आई राइट? तो इसका स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 1/3। ठीक है, 3 से 3 खत्म, और कहीं कुछ कटने वाला नहीं है। अब ये देखो आप, ये बन जाएगा 4/3, ये बन जाएगा 9/4, और ये बन जाएगा 4 दूना 8/3, और ये बन जाएगा -1/4। तो 9/4 में से अगर 1/4 कम करेंगे तो यहाँ पे 2 बचने वाला है। आप देखना 8/4 इज इक्वल टू 2 आएगा। 4/3 में से 8/3 को माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा -4/3। ठीक है, एलसीएम लेंगे 3 नीचे आएगा, 3 दूना 6 -4, यानी कि 2/3 इस सवाल का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो हम लोगों ने फिर से एक सेट खत्म कर लिया है, और ये सेट हम लोगों ने खत्म कर लिया है बिल्कुल सही टाइम पे, सही तरीके से, हर एक सवाल को आसान तरीके से करते हुए। तो ये सेट नंबर 12 भी खत्म कर लिया हमने। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो एक बार लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, थोड़ा मुझे सपोर्ट करना। ठीक है, और आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया तो आप बिल्कुल डिसलाइक कर सकते हो, बट उम्मीद करता हूँ कि आपको डिसलाइक करने का नौबत नहीं आएगा, क्योंकि हमने अपना बेस्ट दिया है इसमें। ठीक है, और अगर आप प्रीवियस ईयर सवाल कर रहे हैं, मान लो 25 सवाल में मान लो 3 या 4 सवाल ही फंसे हुए हैं, 3 या 4 सवाल ही फंसे हुए हैं, तो उन 3-4 सवालों का आप इससे हेल्प ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा सवाल देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 3-4 सवाल फंसे हैं, आप उसको देखो फिर निकल जाओ आराम से। मेरा एवरेज टाइम 5 मिनट ही होगा इस वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सबकी हेल्प करना चाहता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दिस टाइम, एंड thank you so much once again for having me, and I will meet you soon in the next video. Thank you so much. Bye bye.